स्टूडेंट्स, आज ही क्लास के अंदर हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी। और लास्ट क्लास की वीडियो में हमने चैप्टर का कुछ पार्ट कवर कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होती है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? तो सबसे पहले हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली एक छोटे से वर्ड में हम इसको समझ सकते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि दो लोग मिलकर परफॉर्म कर रहे हों, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना और वो अपने गोल को अचीव कर सकें मोर एफिशिएंसी के साथ, यानी कि उनके कामों को डिवाइड कर देना, उनकी एफिशिएंसी को डिवाइड करना, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको काम देना। ये सब काम किस में आता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ठीक है, और हम पढ़ते हैं इसके बारे में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, authority and mutual relationship among all the employees working in an enterprises are clearly defined। यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा ये करता है कि सारी अथॉरिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्किंग के जो हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में सभी को डिफाइन करता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपका काम क्या है, और उनके सभी के कार्य करने की क्षमता के हिसाब से उनको कार्य बांट दिया जाता है। वो काम हम किस कैटेगरी में करते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में। यहाँ मैंने उसके बारे में हिंदी में भी लिख रखा है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं कि औपचारिक संगठन से तात्पर्य है किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंधकों द्वारा तैयार किए गए ढांचे से है। ठीक है, औपचारिक संगठन का मतलब क्या है? जो प्रबंधकों द्वारा तैयार किया गया ढांचा, उससे है तात्पर्य इसका। यह अधिकार तथा उत्तरदायित्व की सीमाओं को तय करता है, यानी क्या क्या हमारे अधिकार हैं, क्या क्या हमारा उत्तरदायित्व है, उनकी सीमाओं को तय करता है कौन? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तथा संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करता है, यानी कि अपने ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू जब हम अपने गोल को अचीव कर रहे हैं तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी स्थापित करता है कौन? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं कुछ इसकी फीचर्स, एडवांटेज, लिमिटेशन, देन हम बढ़ेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की क्या होता है वो। अब हम मूव करते हैं मेन फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या फीचर्स हैं? तो बेसिकली 6 फीचर है हमारे पास। फर्स्ट आता है इट इज हैज डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप, यानी कि एवरीबडी नो एज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज क्लियरली शो हु विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वूम, यानी कि ये हमारा बेसिकली हमने पढ़ा कि डिफाइन करता है सारी अथॉरिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक पर्सन की, और ये भी दिखाता है कि आपको किस तरीके से और किस पर रिपोर्ट करनी है आने वाली ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, फिर देन हमें सेकंड फीचर मिलता है इट हैज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। ये भी हमने पढ़ा कि कंप्लीटली बेस्ड होता है रूल्स एंड रेगुलेशन पे। ये रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे वर्कर्स को। तो उसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑब्जर्व ऑल द प्री-डिटरमाइंड रूल्स एंड द रेगुलेशन इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये इंपॉर्टेंटली ऑब्जर्व करता है, काम को करने से पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले जाते हैं उनको बताया जाता है इसके थ्रू। ठीक है, थर्ड आता है इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि ये इसका चीफ ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट ये होता है कि सभी को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वर्क का डिवीजन करना। ठीक है, फिर फोर्थ आता है इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड, यानी कि अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ईजी मैनर, यानी कि अच्छे तरीके से और ईजिली अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर लिया जाए। ये भी हमारा किस में आता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। फिर फिफ्थ हमें फीचर्स मिलता है इट इज़ इम्पर्सनल, यानी पर्सनल फीलिंग आर इग्नोर्ड एंड द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आर ऑब्जर्व्ड, यानी कि पर्सनल फीलिंग को उसमें टोटली इग्नोर किया जाता है एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को के साथ काम किया जाता है इसके अंदर, यानी डिसिप्लिन सबसे मस्ट रहता है। सिक्स्थ आती है इट इज़ स्टेबल। स्टेबल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसे चेंजेस कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द नीड्स एंड द विशेज ऑफ द इंडिविजुअल, यानी किसी इंडिविजुअल पर्सन की वजह से, उसकी नीड की वजह से, उसकी इच्छाओं की वजह से हम इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करते, इसलिए ये मोर स्टेबल रहता है। तो ये हमारे कुछ मेन फीचर्स थे अपने ऑर्गेनाइजेशन के। आई होप आपके क्लियर हुए होंगे। अब हम बढ़ते हैं एडवांटेजेस के ऊपर कि व्हाट इज एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट हमारे पास आती है इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल एम्प्लॉयज हैव बीन ऑलरेडी फिक्स्ड एंड दिस वे अकाउंटेबिलिटी कैन बी फिक्स्ड, यानी कि इसके थ्रू जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोई भी काम करते हैं तो सभी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पहले ही फिक्स कर देते हैं हर एक एम्प्लॉयज़ की। इससे हमारी क्या फैसिलिटी मिल जाती है? अकाउंटेबिलिटी की फैसिलिटी मिल जाती है, क्योंकि वो फिक्स्ड है सब चीज़ें। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं उनके अंदर। दूसरी हमें एडवांटेज मिलती है नो ओवरलैपिंग टू वर्क। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जब हम पहले ही बना लेते हैं कि हमको ये काम करना है, इस तरीके से करना है, ये वर्क ये करेगा, ये वर्क ये करेगा, तो इसमें हमारे बहुत ज़्यादा कम चांसेस रहते हैं या फिर रहते ही नहीं हैं कि हम कुछ वर्क फालतू कर दें या फिर किसी गलत रिसोर्सेज का यूज़ करें या फिर कोई काम कम करें।
तो इसमें जो है वो काम बिल्कुल लगातार ऐसा होता है जिसकी जितनी ज़रूरत है। तो एवरीथिंग मूव्स इन ऑलरेडी मैनर, देयरफॉर देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वर्क बीइंग लेफ्ट, यानी कोई भी वर्क अगर छूट जाए या फिर उसका डुप्लीकेट हो जाए, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी इसके अंदर नहीं बचती। फिर तीसरी आती है यूनिट ऑफ कमांड पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल टू एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी कमांड इन द व्यू ऑफ प्रेजेंस स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड में काफ़ी पॉसिबिलिटी बना रखता है हमारा क्या, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं फोर्थ एडवांटेजेस की, यानी कि ईजी टू गेट गोल्स। इसका मतलब यह है कि इट इज़ ईजी टू अचीव द गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इज़ दैन ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ऑल रिसोर्सेज। इसमें हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं, ईजिली अचीव कर सकते हैं अपने गोल को, क्योंकि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितनी भी सब चीज़ें होती हैं, उनका हम एक अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, ना ही ज़्यादा यूज़ करते, ना ही कम यूज़ करते, क्योंकि हम पहले ही बना चुके हैं कि किसका कितना यूज़ करना है। तो ये हमारा एडवांटेज बनती है। और लास्ट एडवांटेज आती है हमारे पास स्टेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि दिस लीड्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड्स रिलेशनशिप, यानी गुड रिलेशनशिप, यानी कि ये पहले से स्टेबलिट कर देता है हमारे गुड रिलेशनशिप को। इसीलिए सभी हमारे एम्प्लॉय जितने वर्कर होते हैं वो स्टेबल रहते हैं हर एक काम को करने में, और कंटिन्यूटी बनी रहती है सभी में। तो इसलिए बताया गया लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारी थी कुछ एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बढ़ते हैं लिमिटेशंस के ऊपर कि क्या क्या लिमिटेशंस हमें देखने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशंस। तो बेसिकली लिमिटेशंस काफ़ी कम है इसकी। तो फर्स्ट लिमिटेशन हमें देखने को मिलती है डिले इन वर्क, यानी कि वर्क इसमें क्या होता है, काफ़ी डिले हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक एक्टिविटी, हर एक काम एक बॉन्ड रहता है हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर, तो हम उन रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर भी नहीं जा सकते। तो इसलिए हर एक काम में क्या लगी रहती है, बंदिशें लगी रहती हैं। फिर दूसरा आता है हमारे पास लेक ऑफ इंटेटिविटी। दे डू नॉट, इसका मतलब है दे डू नॉट हैव अ चांस ऑफ एनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग, यानी कि ये हमारा इतना स्टेबल रहता है कि किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी ये नहीं वो है कि वो अपनी थिंकिंग रख सके। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा था मेन फीचर्स के अंदर। तो इसमें कोई भी अपनी थिंकिंग रखने चांस नहीं रहते। इसमें स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन मेंटेन होता है कि जो आपको काम दिया है वो आपको करना ही करना है। ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेटिव्स। इसका मतलब ये है कि द रिलेशन ऑफ द ऑल पीपल आर ऑलरेडी डिफाइंड, यानी कि उनके बीच में क्या रिलेशन रहने वाला है ये हम पहले से डिफाइन कर देते हैं। दिस लीड्स द लीव नो चांस ऑफ एनी म्यूचुअल इंटरप्ले, यानी कोई चांस नहीं रहते हमारे कोई अदर रिलेशन क्रिएट करने के। ठीक है, तो ये था हमारा सारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे फीचर्स, सारी लिमिटेशंस, सारी एडवांटेज हमने कवर कर ली हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और समझते हैं कि वो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि बेसिकली अपने जो दो काम करते हुए लोगों के बीच में, अभी हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेशन का स्थापित देखा जो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। उनके बीच में रूल्स रेगुलेशन, उनकी कार्य करने की स्थिति, उनका क्या कार्य करना है, वो सब किसके अंदर कैटेगरी आता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि जब दो व्यक्ति आपस में काम करते हैं तो उनके बीच में जो आपसी तालमेल बन रहा है उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट एस्टेब्लिश्ड एंड डेलिबरेटली बट comes into existence but because of common interest, taste and religious and the common relationship. The chief quality of organization lies the friendly relationship and the cooperative nature. यानी कि जब हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी चीफ क्वालिटी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन लाइज में फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट करना और एक कॉपरेट नेचर को उदय करना, ये होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ मैंने लिख रखा है कि काम करते समय व्यक्तियों के बीच आपसी तालमेल, अन्यास ही स्थापित होना तथा कर्मचारियों में सामाजिक संबंध तंत्र का उदय होना अनौपचारिक तंत्र कहलाता है या संगठन कहलाता है। अनौपचारिक का जन्म औपचारिक संगठन से होता है, यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जन्म भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही होता है कि जब हमें रूल्स एंड रेगुलेशन सभी चीज़ें मिलती हैं मैनेजमेंट से, तो उन पे हम काम करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से परे जब काम करते समय दो व्यक्तियों के बीच में आपसी तालमेल, सामाजिक तौर पे बातों में उनकी भूमिकाओं में बढ़ोतरी होती है, उसी को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। सो आई होप आपके क्लियर हुआ होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसके भी देखते हैं कि क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं, एडवांटेज होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। सो मूव करते हैं अपने एडवांटेजेस के ऊपर। स्टूडेंट्स हम इसकी एडवांटेजेस से पहले पढ़ते हैं इसके फीचर्स। तो फीचर्स में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली जो हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के सारे फीचर्स हैं ना, आप उन्हीं का उल्टा कर दीजिए तो सारे इसके फीचर्स निकल कर आ जाएंगे हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। तो बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे टोटली बेस्ड होता है। इट हैज़ नो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रिटन होते। इट हैज़ इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट चैनल कम्युनिकेशन, ये इंडिपेंडेंट होते हैं चैनल की कम्युनिकेशन करने के लिए। इट इज़ नो डेलिबरेटली क्रिएटेड, यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा कि से ईजी मैनर के अंदर करने के लिए कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले जाते हैं, काम करने के लिए कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले जाते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज़ नो डेलिबरेटली क्रिएटेड, है ना। इट इज़ नो प्लेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, इट इज़ अ पर्सनल, और इट इज़ लैक ऑफ स्टेबिलिटी। तो बेसिकली ये हमारे कुछ 7th फीचर आते हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं। ये अगर हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के सारे फीचर्स अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो इनके खुद बना देंगे, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं एडवांटेजेस के ऊपर। एडवांटेजेस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हमें मिलता है इसके अंदर फास्टर स्पीड। फास्टर स्पीड रहती है हमारे इसके अंदर कम्युनिकेशन की, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं रहता कि पहले आपको इनसे बात करनी पड़ेगी देन वो आपकी बात आगे पहुंचाएंगे। लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता। जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था ना कि स्केलर चेन होती है हमारी, तो उसके थ्रू इसमें काम चलता है। तो इट इज़ लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड, दस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू फास्टर स्पीड ऑफ इन्फॉर्मेशन एज वेल एज क्विकली फीडबैक, यानी कि इससे हमें क्विकली फीडबैक मिल सकता है। दूसरा आता है फुलफिल सोशल नीड्स, ऑल द पीपल इन द ग्रुप स्टैंड द वन अनदर इन द ऑल ऑर्गेनाइजेशन और इन पर्सनल मैटर्स, यानी कि बेसिकली यहाँ पे हमें थिंकिंग करने की मतलब पूरी इंडिपेंडेंस मिल जाती है कि आप काम करते समय कोई भी सोचो, कोई भी मैटर काम करो, ठीक है। तो इसमें हमारी क्या रहती है, फुलफिल हो जाती है सोशल नीड्स के पर्सनल मैटर के थ्रू या फिर और भी किसी काम के थ्रू। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है हमारी थिंकिंग की इंडिपेंडेंस मिल जाती है, इसमें कोई ऊपर से प्रेशर नहीं होता, ठीक है। और थर्ड आते हैं हमारे पास फुलफिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, यानी कि इससे हमारा एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट भी पूरा होता है। वो कैसे, देखिए इसमें हमें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे इसमें ऊपर से कोई प्रेशर नहीं होता कि ये बाउंड्स हैं, ये बाउंड्रीज़ हैं कि आपको इससे आगे काम नहीं करना, इससे आगे आपको सोचना भी नहीं है, ठीक है। जो आपको काम दिया गया है सिर्फ और सिर्फ वो करना है। तो ये होता है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऊपर से कोई हमें ऐसा प्रेशर नहीं मिलता। तो इसमें ये हमारा बेनिफिट बना रहता है कि जो परेशानी आ रही है हम उसको समझें, और हर एक पर्सन की एक अलग अलग सोचने के तरीके होते हैं। तो उन सोचने के तरीक़ों से हम उस परेशानी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और अपना क्विकली सॉल्यूशन पा सकते हैं, यानी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प पहुंचाता है। तो ये थी हमारी एडवांटेजेस, आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम बढ़ते हैं कुछ लिमिटेशंस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं लिमिटेशंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, यानी कुछ हमें 3 लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं। उसमें से फर्स्ट आती है हमारे पास, इट क्रिएट र्यूमरस। इसका मतलब यह है कि ऑल द पर्सन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट टॉक्स केयरलेसली एंड समटाइम अ रॉन्ग थिंग इज कन्वीड टू द अदर पर्सन, यानी जैसे इसके अंदर आज़ादी होती है कि भैया आप बातचीत करो खूब किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो इसमें कभी कभार क्या होता है ना कि हम बातचीत करते हैं बट किसी गलत टॉपिक के ऊपर बातचीत हो जाती है, या फिर अब गलत चीज़ कोई भी हो सकती है। अब बातचीत करने में हम ना एक तरह से ये सोच लेते हैं कि भाई काम करना ही नहीं है, ठीक है, काम की तरफ से थोड़ा हमारा ध्यान हट जाता है। तो इसलिए ये भी इसकी लिमिटेशन से एक बनी रहती है, क्योंकि जब एक तरह से रिस्ट्रिक्शन ही नहीं होंगी हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर, वो तो मन चाह करेंगे। ऑफिस के अंदर बैठ के घर की बातें चल रही हैं, बाहर की बातें चल रही हैं, काम कर नहीं रहे। तो ये हमारा बना रहता है इसके अंदर। फिर दूसरा आता है इट रेजिस्ट चेंजेस, यानी कि द ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट चेंजेस एंड द लेज स्ट्रेस ऑफ द अडॉप्टिंग द ओल्ड टेक्निक, यानी कि इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत लेट अडॉप्ट करते हैं एक न्यू टेक्नोलॉजी को, हम ओल्ड टेक्निक के साथ ही अपना काम चलाते रहते हैं, ठीक है। और थर्ड आती है हमारे पास प्रेशर ऑफ द ग्रुप नॉर्म्स। इसका मतलब यही, कभी कभार हमें खुद पता नहीं होता कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने ग्रुप काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती, हमारे पास डेटा नहीं रहता कि हमने किस ग्रुप को क्या काम दिया है, कितने ग्रुप्स हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी ये क्रिएट होती है डुप्लीकेटली, यानी कि जिस जगह पे 5 जनों का काम है वहाँ पे 7 रख रखे हैं, 8 रख रखे हैं। तो वो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत हमारी क्या होती हैं, हमारे पास डेटा नहीं होता अपने ग्रुप्स का, ग्रुप नॉर्म्स का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइनली हमारा जोन 5.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे 5.2। आई होप आपके आज की क्लास की वीडियो प्रॉपर वे में समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर, चाहे वो फॉर्मल चाहे वो इनफॉर्मल, या किसी भी एडवांटेज के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।